गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो थर्ड ईयर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि डी ग्लूकोज और एल्डोहेक्सोज, एल्डोपेंटोज, एल्डोटेट्रोज कैसे बनते हैं, उनके नाम हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था एल्डोहेक्सोज, उसमें डी राइबोस वगैरह संरचनाएं बनाई थी और उनकी ट्रिक बताई थी कि उन्हें याद कैसे करना है। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया था डी ग्लूकोज, डी मैन्नोज और डी गैलेक्टोज को तुम्हें याद रखना है। ठीक है, वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, बाकी के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आज हम पढ़ेंगे डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। देखो तुमने अब तक डी ग्लूकोज की कौन सी संरचना पढ़ी है? ये वाली। ठीक है, ये विब्रत श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है ये? विब्रत श्रृंखला। तो ये क्या है? डी ग्लूकोज की विब्रत श्रृंखला। आज हम पढ़ेंगे कि जो डी ग्लूकोज होता है वो साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। तो उसके पीछे प्रमाण क्या है कि डी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, देखो जो ये विब्रत श्रृंखला है, कई सारी हमने रिएक्शंस के साथ करके देखी थी, उन सब के हमने प्रोडक्ट बना के देखे थे। लेकिन कई ऐसे अभिकर्मक हैं जो इस विब्रत श्रृंखला के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद नहीं बनाते हैं, जबकि इसमें CHO समूह उपस्थित है। क्या बोल रहे हैं हम? इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण बता रहे हैं कि जो डी ग्लूकोज है उसकी हमने चेन वाली, श्रृंखला वाली, विब्रत श्रृंखला वाली वो देखी थी स्ट्रक्चर। उस विब्रत श्रृंखला वाली स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि ये सारी अभिक्रियाएं दे रहा था, बिल्कुल सारी अभिक्रियाएं दे रहा था। लेकिन ऐसी कई अभिक्रियाएं होती हैं कि इनमें CHO समूह उपस्थित होने के बाद भी ये इन प्रकार की अभिक्रियाओं को नहीं देते हैं। तो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो चक्रीय फॉर्म में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? चक्रीय फॉर्म में। तो इसका CHO समूह मुक्त नहीं हो पाता है। अगर इसमें मुक्त CHO समूह नहीं होता है, मुक्त कार्बोनिल समूह नहीं होता है, इसका कारण क्या है? इसकी हमने कई रिएक्शन देखी है। जैसे डी ग्लूकोज, पहला हमने पॉइंट देखा है, डी ग्लूकोज CHO ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस नहीं देता है। देखो सिर्फ रिएजेंट, जैसे ग्लूकोज हमेशा CHO समूह उपस्थित होने के कारण सिर्फ अभिकर्मक से अभिक्रिया करना चाहिए था, लेकिन हमने जब ग्लूकोज की अभिक्रिया सिर्फ अभिकर्मक से करवाई तो उसने कोई अभिक्रिया नहीं करी। तो उसका कारण क्या था? जबकि इसमें CHO समूह है, फिर भी ये सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि डी ग्लूकोज की चक्रीय संरचना होती है, इसीलिए ये सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करता। दूसरा पॉइंट है कि अमोनिया तथा NaSO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बाइसल्फेट के साथ? क्योंकि इसमें मुक्त CHO समूह नहीं है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट है डी ग्लूकोज की 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म पाई जाती हैं। हिंदी ट्रांसलेट तुम कर सकते हो, मैं बोल रही हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है जो ये साबित करता है कि इसमें चक्रीय संरचना होती है कि डी ग्लूकोज में 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म पाई जाती हैं, 2 क्रिस्टलीय संरचनाएं इसकी पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। कौन कौन सी फॉर्म पाई जाती हैं अभी बताएंगे। इनको नाम कैसे दिया है, अल्फा डी और बीटा डी, है ना। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है। इसके बेसिस पे हम इनको पहचानते हैं कि कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है। अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट है, ये कितने टेम्परेचर पे पिघलता है? 146 पे, और ये 150 पे, और ये एक दूसरे में म्यूटर रोटेशन प्रदर्शित करते हैं। इन दोनों में क्या होता है? म्यूटर रोटेशन। ठीक है। थर्ड है हमारा डी ग्लूकोज रिएक्ट विद CH3OH एंड HCl। अगर डी ग्लूकोज की अभिक्रिया हम मेथनॉल और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो उससे भी 2 क्रिस्टलीय फॉर्म बनती हैं। उनको हम बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोसाइड और दूसरी है बीटा डी ग्लूकोसाइड। तो इसका नाम है अल्फा डी ग्लूकोसाइड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखो इनमें मेल्टिंग पॉइंट था, इनमें विशिष्ट घूर्णन भी है। विशिष्ट घूर्णन अल्फा, जिसको हमने स्टीरियो में पढ़ा था, विशिष्ट घूर्णन इन सबका, इन चारों का अलग अलग होता है। ठीक है। तो अगर हम डी ग्लूकोज की अभिक्रिया मेथनॉल और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं तो उससे 2 फॉर्म बनती हैं, अल्फा डी ग्लूकोसाइड और बीटा डी ग्लूकोसाइड, जो कि ये प्रदर्शित करती है कि इसकी संरचना साइक्लिक होती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग है। आगे बात समझ में। हमने क्या पढ़ा है कि जो ग्लूकोज है उसमें विब्रत श्रृंखला होती है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, विब्रत श्रृंखला है
तो ये सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया देना चाहिए था, इसमें मुक्त CHO समूह है, लेकिन ये सिर्फ अभिकर्मक इत्यादि अभिक्रियाएं नहीं देता है। तो उसका कारण क्या है कि जो ग्लूकोज है वो विब्रत श्रृंखला में नहीं पाकर कैसे पाया जाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार सकते हो। हम बताएंगे इसमें कैसे इसमें चक्रीय संरचनाएं बनती है, कैसे इसमें चक्रीय हेमीएसीटेल का निर्माण होता है। ठीक है, देखो हेडिंग है साइक्लिक हेमीएसीटेल फॉर्मेशन, चक्रीय हेमीएसीटेल का निर्माण। चक्रीय हेमीएसीटेल का निर्माण देखो, डी ग्लूकोज क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। डी ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कई सारे OH समूह और एक CHO समूह पाया जाता है। ग्लूकोज में CHO तथा OH समूह दोनों पाए जाने के कारण ये क्या देता है, इंट्रामोलिक्यूलर अंतः अणुक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। न्यूक्लियोफिलिक इसमें होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, होने के कारण इसमें अंतः अणुक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अंतः अणुक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी तो जिससे साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, तो जिससे क्या होता है, 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। ये पॉइंट है इसके, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, साइक्लिक हेमीएसीटेल कहलाती है। कौन सी वाली, ये साइक्लिक हेमीएसीटेल कहलाती है। 6 मेंबर साइक्लिक संरचना क्या कहलाती है, साइक्लिक हेमीएसीटेल। कैसे, ये देखो, हम बनाएंगे पहले ग्लूकोज, सेंटर में बनाएंगे इसको। ये है डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसके बाकी क्या बता देते हैं यहाँ पे। अगर इसकी बात करें, वही कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 बनाना कैसे है, 6 CHO तथा C5 वाला कार्बन, CHO
तथा C5 वाला कार्बन मिलकर चक्रीय हेमीएसिटेल का निर्माण करते हैं। इसमें ये पॉइंट और लिख देना, CHO एंड C5 कार्बन मिलकर हेमीएसिटेल का निर्माण करते हैं, का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो हम इसमें बात कर रहे हैं, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पर, इस कार्बन पर। अगर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बन गए इन दोनों के बीच, तो ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिए इसने वही कार्बन को। इसका पॉजिटिव चार्ज डालने के लिए यहां से H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो प्लस की फॉर्म में ये बाहर गया और यहाँ ऑक्सीजन से माइनस आया तो ये H+ कहाँ जाता है, ऑक्सीजन माइनस पे। अब इससे दो प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है, कौन सी, एक जिसमें OH, देखो यहाँ पे क्या बन गया, COH और ये H, ये तो बन गया C, ऑक्सीजन माइनस पे H+ आ गया। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के संग बंध बना लिया। अब हम इसका बंध बना रहे हैं, देखो ये कार्बन ने इसकी ऑक्सीजन के साथ बंध बना लिया, 2 3 4 और 1 5 बना लिया बंध। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब ये दोनों जुड़ गए, OH बन गया। अब क्या होगा, एक जिसमें OH, ये हमने एज इट इज बाकी की उतार दी, देखो OH H OH OH H OH, ठीक है, OH H OH, और ये OH कहाँ से बना है, इस वाले से, तो ये एक नया असममित केंद्र बन गया, न्यू कायरल सेंटर है ये, न्यू एसिमेट्रिक सेंटर। और बाकी के हम इसको उतार देते हैं, जिसमें OH राइट हैंड साइड पे होता है उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोला है मैंने, देखो OH की पोजीशन अलग अलग करेंगे, बाकी सेम उतारेंगे। जिसमें OH राइट हैंड साइड पे होता है उसको अल्फा पोजीशन अल्फा बोलते हैं, और जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ये लो, और जिसमें OH ये है न्यू कायरल सेंटर या न्यू एसिमेट्रिक सेंटर, न्यू कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्यों बोला है इसको, क्योंकि देखो इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग हो गई, OH H ये पूरा ग्रुप और एक ये हेमीएसिटेल वाला। अब जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड पे होता है उसको बोलते हैं बीटा, और डी ग्लूकोज तो ये है ही, तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। ये तो बनता है 36% और ये बनता है 64%। देखो उसका सिंपल एक कारण है, हम इसकी संरचनाएं बनाएंगे आगे। OH में रिपल्सन होता है जब हम इसकी संरचनाएं बनाते हैं, कौन सी वाली, दिस वन, लाइक ये 6 मेंबर है, तो हम देख लो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर संरचना जब इसकी बनाएंगे तो हम इसमें देखेंगे, जब इसकी चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सब साइक्लोहेक्सेन होता है, उसकी 2 फॉर्म होती है, चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म, और चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय बोट फॉर्म के। तो हम बना के देखेंगे तो उसमें देखेंगे इनमें रिपल्शन होता है, दो बड़े बड़े ग्रुप पास पास होते हैं, इसीलिए अल्फा डी ग्लूकोज कम मात्रा में पाया जाता है और बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तुम इसकी स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हो।
ठीक है। अब देखो हमने बता दिया अल्फा डी ग्लूकोज बन गया और बीटा डी ग्लूकोज बन गया। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज होते हैं वो एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। क्या बोला है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं, एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। तथा चक्रीय हेवी एसिटाइल कार्बन, ये वाला कार्बन क्या कहलाता है? एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। ये कौन सा कहलाता है? एनोमेरिक कार्बन। वापस सुन लो, देखो हमने क्या बनाई है, इसकी चक्रीय संरचना बनाई है। हमने देखा, एक मिनट, कि जो डी ग्लूकोज है उसकी दो फॉर्म पाई जाती है। वो श्रृंखला कैसे पाई? विब्रत श्रृंखला ना पाकर वो साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाया जाता है। वो हमने कैसे पता किया? उससे देखा सिर्फ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज का बीटा डी ग्लूकोज दो फॉर्म में पाया जा रहा है। तो हमने इसकी चक्रीय हेमी एसिटाइल संरचना का निर्माण किया। तो उसमें हमने देखा, देखो ये दो तरह की संरचनाएं बना सकती है, 5 मेंबर और 6 मेंबर। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 5 मेंबर कैसे और 6 मेंबर कैसे। देखो 5 मेंबर 6 मेंबर में 6 मेंबर हम जानते हैं ज्यादा स्थायी होती है। बेयर का तनाव सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, उसमें उसने बताया था जो 5 मेंबर होती है वो ज्यादा स्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें कोणीय विकृति या तनाव होता है सबसे कम। लेकिन जो जनरल फैक्ट पाए गए हैं उनमें पता गया है कि चक्रीय संरचनाओं में 6 मेंबर संरचना ज्यादा स्थायी होती है। सौसे तथा मोर ने बताया था, सौसे तथा मोर ने क्या बताया था कि जो चक्रीय संरचनाएं होती हैं उनमें 6 मेंबर संरचना सबसे अधिक स्थायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो दो फॉर्म में पाई जाती है। एक तो होती है चेयर फॉर्म, एक होती है बोट फॉर्म। एंड चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। ठीक है, गॉट इट। उनमें स्ट्रेन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है स्ट्रेन? मैं तुम्हें वापस से रिवाइज करा देती हूँ। जो 6 मेंबर संरचनाएं होती हैं, देखो बेयर ने तो कहा था सारी की सारी चक्रीय संरचनाएं जो होती हैं वो समतलीय होती हैं, प्लेनर होती हैं। तो प्लेनर होती हैं और इनमें संकरण होता है, क्योंकि चक्रीय संरचनाएं क्या है? ये है चक्रीय संरचनाएं। अब चक्रीय संरचनाएं हैं, इन कार्बन में संकरण तो क्या होगा? sp3, बिल्कुल sp3 संकरण है। और sp3 संकरण है तो इनमें बंध कोण होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। हम सब जानते हैं sp3 संकरण में बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन चक्रीय संरचनाओं में ये बंध कोण कुछ विकृत हो जाता है और उस विकृति के कारण ही इन वलयों में तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव के कारण इनका स्थायित्व कम हो जाता है, जिसको हमने कोणीय विकृति अल्फा वगैरह सब निकाले थे फर्स्ट ईयर में। वो हमारे अभी काम के नहीं है। तो हमने उसमें सब देखा था कि 5 मेंबर और 6 मेंबर संरचनाएं ज्यादा स्थायी थी। 6 मेंबर क्यों थी? क्योंकि वो प्लेनर नहीं होती है। 6 मेंबर 6 सदस्यीय संरचना प्लेनर नहीं होती। वो शासे मोर ने बताया था। कैसे बताया था? कि 6 मेंबर जो संरचनाएं हैं या उससे ऊपर की संरचनाएं हैं वो प्लेनर नहीं होकर अपने आप में एक पकड़ अवस्था में होती हैं, थोड़ी ट्विस्ट कर लेती हैं अपने आप को, और उसमें बंध कोण वो 109 डिग्री 28 मिनट ही रखती हैं। क्या बोल रहे हैं हम? समतलीय या 6 सदस्यीय संरचनाएं प्लेनर नहीं होती हैं, तभी तो वो चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में पाई जाती हैं। चेयर फॉर्म बोट फॉर्म कोई समतलीय संरचनाएं हैं क्या? नहीं है। तो जो 6 मेंबर्ड संरचनाएं हैं वो प्लेनर नहीं होती हैं। प्लेनर नहीं होती हैं तो क्यों नहीं होती है प्लेनर? क्योंकि उनमें वो बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट ही रखती हैं। अब वो 109 डिग्री 28 मिनट उनमें बंध कोण पाया जा रहा है तो तनाव तो है ही नहीं। तनाव नहीं है तो स्थायित्व तो उनका ज्यादा होना ही है। आगे बात समझ में, इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सी संरचना बनाई है? 6 मेंबर्ड संरचना। अब इसमें CHO समूह और हाइड्रोक्सी समूह दोनों एक साथ होते हैं। दोनों एक साथ होने के कारण इनमें नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं एक ही अणु में हो जाती हैं। मतलब इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं इसमें एक ही अणु में। इंट्रामोलिक्यूलर कैसे होती है? कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कार्बन पे आता है पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव। इस पॉजिटिव से इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, जो कि ऑक्सीजन माइनस से जुड़ जाता है। ये बन गई। अब इनमें क्या होता है? दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। जो ये हेमी एसिटेल संरचनाएं हैं केवल और केवल एनोमेरिक कार्बन पे ही भिन्न होती हैं, या हेमी एसिटेल कार्बन पे ही इनमें भिन्नता पाई जाती है।
इसको बोलते हैं हेमी एसिटाइल कार्बन या एनोमेरिक कार्बन। इसमें इनके अगर OH दाईं ओर लगा हो, राइट हैंड साइड पे अगर OH लगता है तो उसको अल्फा फॉर्म बोला जाता है, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हो तो उसको बीटा फॉर्म बोला जाता है। तो ये बन गई अल्फा डी ग्लूकोज और ये बन गई बीटा डी ग्लूकोज। अब हम बात कर रहे हैं कि बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में बनती है बजाय अल्फा डी की, आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे। वही जैसे हम 6 मेंबर की संरचना बनाते थे साइक्लिक और गुड फॉर्म, उसी की तरह, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इनकी 5 मेंबर संरचना का नाम। देखो इसको तो बोलते हैं पायरेनोस। जो 6 मेंबर संरचनाएं हैं उनको बोला जाता है पायरेनोस, और जो 5 मेंबर संरचनाएं हैं उनको बोला जाता है फ्यूरेनोस। 5 मेंबर और 6 मेंबर में 5 मेंबर ही बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। जो 5 मेंबर किसके एनालॉग होती हैं? पायरेन, ये है पायरेन, इसके एनालॉग होती है, इसलिए पायरेनोस बोला जाता है। और 6 मेंबर संरचना 5 मेंबर संरचनाएं फ्यूरेन के एनालॉग होती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है फ्यूरेनोस। क्या बोला जाता है इनको? फ्यूरेनोस। इसी के आधार पर इनको नाम देते हैं, आगे बात करेंगे। तो इनका नाम हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोस, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। 6 मेंबर है इसलिए, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज इतना ही पढ़ो।